डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग लोक प्रशासन एवं भारतीय प्रशासन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व किसी न किसी आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। बतौर आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के के तौर पर समझिए और इस भरसक समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको मैं सोचा कि ये जो है लगातार इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए। यानी कहने मतलब कि इस सेक्शन को ही कवर कर लिया जाए, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही कवर कर लिया जाए। तो लगभग इसमें आपके 350 क्वेश्चंस होंगे। 350 प्लस एमसीक्यूज हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अब बतौर इसको आप रिवीजन समझिए। जल्दी-जल्दी के क्रम में हम लोग थोड़ा-सा जल्दी इस वीडियो को पढ़ेंगे ताकि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये सारे क्वेश्चन आपने कहीं न कहीं पढ़ लिए होंगे। तो ये समझिए कि आप जैसे कि इसमें यूपीएससी जीडीसी का पूछा गया है और ऐसे ही आपका टीजीटी, पीजीटी के संदर्भ में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। और विभिन्न राज्यों से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। विभिन्न राज्यों में जो भी एग्जाम हुए हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं और अपना जो पेपर है लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिवाइज करते हैं। साथियों, थोड़ा-सा मेरा गला खराब है, इसलिए दिक्कत होगी और इसमें जैसे आपका व्याख्या भी है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन-सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? यानी देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो विधायी नियंत्रण यानी जो संसद है या एग्जीक्यूटिव है, उस पर विधायिका किस प्रकार नियंत्रण करती है? तो जैसे कि बजट पर चर्चा करके, सरकार पर प्रतिबंध या उसके कार्यों या स्वेच्छाचारित्व पर प्रश्न किया जाता है ताकि सरकार कंट्रोल में रहे, नियंत्रित में रहे। ठीक उसी प्रकार प्रश्नकाल के दौरान और स्थगन प्रस्ताव के द्वारा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। सरकार के विरुद्ध अभियोग ये शामिल नहीं है। तो सी आप यहाँ व्याख्या पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ये भी है इसमें बेहद महत्वपूर्ण बात कि न्यायपालिका द्वारा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तहत 2 प्रकार की रिटें भी जारी कर सकता है, जैसे कि बंद प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। ये दोनों ही न्यायपालिका द्वारा एग्जीक्यूटिव पर यानी सरकार पर, प्रशासन पर ये क्या है? न्यायिक नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेडरिक रिग्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका जीडीसी 2021 में पूछा गया है। तो साला मॉडल क्या है? ये वे हित समूह होते हैं जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। फ्रेडरिक का जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये पूछा जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित तो रिक्सन आप रिक्सन साला मॉडल की बात करेंगे प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो उसमें ये आएगा। आप इसको देख लीजिए। भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? ये है आपका क्या है? तो योग्यता मूलक नौकरशाही। तो कई प्रकार के आपके जैसे योग्यता आधारित नौकरशाही है या संरक्षक आधारित नौकरशाही है। तो ये जो आपके भारत में है क्या है? योग्यता आधारित है। जैसे इसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा जो योग्य कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है? तो प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, ये कथन आपका डोनाल्ड किंग्सले का है। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर पाया जाता है? ये बेहद महत्वपूर्ण, आप जरूर इसको याद कर लीजिए। मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम है, उसको नीड्स ऑफ हायरार्की जो है, उसको आप जरूर याद कर रखें। इसमें शारीरिक आवश्यकता जो है सबसे निचले स्तर पर आता है। तो ये है आपका मैस्लो की 5 आवश्यकताएं जिनका क्रम है सबसे निचला स्तर है। संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान आवश्यकताएं और आत्मबोध आवश्यकताएं सर्वोच्च स्तर पर है। किसी ने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप में वर्णित किया है। नौकरशाही को अधिनायकवाद के रूप में एक नए तरह से व्याख्या की है किसने? हेवार्ट ने किया है।
और इनकी पुस्तक जो है लॉर्ड हार्वर्ड ने सिविल सेवकों की बढ़ती शक्ति के कारण नौकरशाही को अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में नवीन निरंकुशवाद या अधीनतावाद कहा है। हार्वर्ड का विचार है कि प्रशासनिक निरंकुशता में निरंतर वृद्धि के कारण ब्रिटिश नागरिक अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा निरंतर पर्यवेक्षण। ठीक, ये है चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता के द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त कौन से हैं? तो ये 3 है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये है आपके हेनरी फ्योल। जिसमें हेनरी फ्योल का एक ये है कि पोक ट्रिपल सी पी, ये जो पोक है ये भी पूछ देता है कि पोक क्या किससे संबंधित है? तो हेनरी फ्योल का है। प्रबंधन के 5 प्राथमिक कार्य बताए हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ठीक, मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डिमॉक का। नेक्स्ट है कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? जेम्स डी मूने के अनुसार ये जीडीसी का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का यूपी में एग्जाम होता है उसका। तो ये है समन्वय। फिर जैसे ये है मूने और रेले ने एक आदर्श संगठन के लिए इनके 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया जिसमें समन्वयात्मक हो, पदसोपान हो, कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफ हो, सूत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? ये जीआईसी मेंस का पेपर 2020 यूकेपीएससी का, ये पीफना महोदय ने। नेक्स्ट है सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया? तो ये 1992 में दिया गया। ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है, उस व्यवस्था को बोलते हैं ब्यूरो। अभिप्रेरण की द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। इसको आप नोट कर लीजिए। अभिप्रेरण का द्विघटक विचारधारा की वकालत कौन करता है? हर्ज़बर्ग करता है और एक्स वाई सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है एक्स वाई सिद्धांत से कौन संबंधित है? द्विघटक सिद्धांत इसे बोलते हैं हर्ज़बर्ग का। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जरा देख लीजिए कि कौन सा जोड़ा आपका गलत है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, जिसको आप लवासना बोलते हैं, ये सही है आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, ये भी सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद नहीं बल्कि कहाँ है ये? बड़ोदरा में स्थित है, याद रखिएगा। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। तो आप यहाँ व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की नहीं है? कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की नहीं है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल की रचना है। बाकी जो आपका सी है कि द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक मैक्स वेबर की है, ये याद रखिएगा, न कि हेनरी फ्योल की है। व्याख्या है 17 कि निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो कार्य संपादन का एकाधिकार आपका इस सूत्र अभिकरण के पास होता है, सूत्र अभिकरण के पास। ये आप व्याख्या पढ़ लीजिए। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं?
ये एलडी वाइट का कोट है। ये देखिए मैच करना है आपको। तो डब्ल्यू एफ विलोबी जो है किससे संबंधित है? लोक प्रशासन के सिद्धांत से। एमपी फॉलेट सृजनशील अनुभव। मोने रेले संगठन के सिद्धांत से। और हेनरी फ्यूल औद्योगिक सामान्य प्रबंधन से संबंधित है। किसने कहा प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की? किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है? ये उत्तराखंड का जो जेएससी का पेपर होता है उसका पेपर 2020 के पेपर में पूछा गया था। ये प्रबंधकीय संजाल यानी कि आपका मैनेजरियल हायरार्की जो आपका है उसकी बात करने वाले ब्लैक तथा मोटन महोदय हैं। प्रबंधकीय संजाल कहें या मैनेजरियल ग्रिड बोलते हैं इसको। प्रबंधकीय ग्रिड के नाम से भी कभी की आता है। ये यहाँ व्याख्या है, आप देख लीजिए। ये आपको मैच करना है 21 में। तो शेल्डन ओलिवर जो है प्रबंधन के दर्शन से संबंधित है। कौन? ये एल्बर्ट लेपवर की प्रशासन संगठन और प्रबंधन की कला एवं विज्ञान से। अशोक चंद्र भारतीय प्रशासन ऐसी फाइनेंस लोक प्रशासन की शक्ति से संबंधित है। ये पुस्तक और लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों की पदोन्नति के मामलों का निर्णय किस किया जाता है? किसके द्वारा? जो आपके यहाँ सीनियर पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी प्रमोशन की से संबंधित कौन निर्णय करता है? तो ये होता है आपका विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा। 23 की निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है? यानी लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका यानी सरकार से संबंधित कार्य किए जाते हैं। किसका कहना है? तो ये है आपका लूथर गुलिक का कहना है। ये उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? तो उदासीनता के परिक्षेत्र का संबंध प्राधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या एक लोक निगम का लक्षण है? पब्लिक जो कॉर्पोरेशन होता है उसकी क्या एक विशेषता है? तो उसे मंत्रालय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्ता हासिल होती है। ऑप्शन ए। हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरण सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में से निम्न से क्या सही नहीं है? हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो आपका स्वच्छता कार्यों में वेतन, कार्यदशाएं और कंपनी की नीति आती है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? उत्तरदायित्व तो शामिल नहीं है। निष्पादन बजटीकरण जो आपका परफॉर्मेंस बजट है की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया किसके द्वारा? तो निष्पादन बजट को प्रचलन में प्रथम हूवर आयोग के द्वारा लाया गया जो कि यूएस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में भारत में एआरसी के निम्न में से कौन सी एक अनुशंसा नहीं थी? तो ये था आपका संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, पद वर्गीकरण वर्गीकरण है किसका? तो ये कर्तव्यों का वर्गीकरण होता है। 30, स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की व्याख्या कौन करता है? तो ये हरमन फाइनर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? स्पॉइल सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। कौन से राष्ट्रपति हैं? तो जैक्सन के कार्यकाल में स्पॉइल सिस्टम की शुरुआत हुई। आप यहाँ व्याख्या पढ़ लीजिए। ग्रेक्युनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ग्रेक्युनास के द्वारा संगठन के 3 संबंधों में कौन शामिल नहीं है? तो दोहरे दोहरे आड़े तिरछे संबंध शामिल नहीं है। 3 संबंध प्रत्यक्ष है, एकल समूह, प्रत्यक्ष समूह संबंध और आड़े तिरछे संबंध। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता है मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्राधिकार के कितने प्रकार हैं? तो करिश्माई है, परंपरागत है और कानूनी। तो 3 प्रकार के हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? तो सुशासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपका पार्शियलिटी, पारदर्शिता है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है या वर्गीकरण करना है। किसका कोट है, किसने कहा? तो ये मार्क्स ने कहा है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत और ये आवश्यकता सोपान सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। ये मैस्लो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग विंसेंट डी गॉर्नी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, वह बीमारी कौन सी है? ब्यूरोमेनिया। 38 कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कानून से संबंधित वुड्रो विल्सन व्याख्या करते हैं, तो इसलिए वुड्रो विल्सन जो कि लोक प्रशासन के जनक हुए। संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आपको स्टाफ। स्टाफ स्टाफ होगा ऑप्शन सी, स्टाफ। भारत में स्टाफ अभिकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडलीय समितियां, केंद्रीय जांच ब्यूरो, संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सभी आपके किस में आते हैं? स्टाफ में आते हैं। नेक्स्ट है 40, नियंत्रण की सीमा, स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? यानी वो संथानम समिति और वोहरा समिति किससे संबंधित है? कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण से संबंधित है। भ्रष्टाचार से संबंधित संथानम समिति है और वोहरा समिति आपके अपराधीकरण से संबंधित है। ये दोनों याद रखिए, संथानम समिति 1962-64 और एएनएन वोहरा समिति 1993। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने किस संगठन का स्थान लिया? ये थे एमआरटीपीसी। 43 है कि लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरण होती है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। नेक्स्ट है कि सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन किसका है? तो यह है फुलटन समिति। नेक्स्ट है 45, इनमें से किसने यह मंतव्य प्रकट किया है कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? तो ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार शामिल होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये मार्क्स के द्वारा यानी एम मार्क्स के द्वारा कोट किया गया है। किसने संगठन के आधार के रूप में 4 पी का समर्थन किया? यानी 4 पीज का समर्थन किसने किया? तो ये लूथर गुलिक। एक है 4 पीज और एक है पोप। ठीक, दोनों याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? ये पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछी जाती है। एल.डी. वाइट इस पुस्तक के लेखक हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 49, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टगॉर के रूप में व्यक्त किया जिसमें सीओ का तात्पर्य क्या है? तो सीओ का तात्पर्य होता है कोऑर्डिनेशन।
पोस्टकार्ड के जितने भी अक्षर हैं उनसे संबंधित आप ये ज़रूर याद कर लें, कभी-कभी पूछता ही है ये। नेक्स्ट है 50 कि ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय किस देश में हुआ? तो ओम्बुड्समैन का सर्वप्रथम अभ्युदय स्वीडन में होता है। निम्नलिखित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? ने जो हायरार्की है क्रमिक प्रक्रिया के रूप में किसने कहा इसको? तो ये रेले और मोने। क्वेश्चन नंबर 52 लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का संबंध किससे प्रभावित था? तो ये था आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्रॉस को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है कि नहीं? थी 1964 में। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 54 है मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। मार्क्स ने नौकरशाही की विशेषता किस लिए की है? कि राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका में। ऑप्शन डी। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईआईपीए की स्थापना भारत में कब हुई थी? थी मार्च 1954 हुई थी। कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जितने भी होंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देख लीजिए 57 कि भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण सुधार एवं पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये है आपका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट है 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1963 में कौन की? एल.एम. सिंघवी महोदय किए। नेक्स्ट है कि 59 निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आपका जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। पैट्रिक डनलेवी ने नौ लोक प्रबंधन यानी एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? तो है विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। ये आपको मैच करना है। एक तरफ लेखक है उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ सुमिलित है फ्रेडरिक टेलर की रचना मेंटल रिवोल्यूशन, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट पर ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट पर ऑब्जेक्टिव है, चेस्टर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन। 62 लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत जो है उनकी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले आपका आता है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजकता जो कि 1887 से 1926, प्रशासन का सिद्धांत 1927 से 37, चुनौती का युग 1938 से 47, पहचान का संकट जो था 1948 से 70 और लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से अब तक। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग को जाना जाता है? तो ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग को किसके लिए जाना जाता है? द्विकारक सिद्धांत जो है आपका द्विकारक सिद्धांत प्रेरणा हाइजीन या इडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे अभिप्रेरण सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? फ्रेडरिक टेलर की मौलिक रचनाएं कौन सी हैं? तो इसकी मौलिक रचनाएं देखिए जरा। पीस रेट सिस्टम है, शॉप मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एल्टन म्यू द्वारा किए गए हैथॉन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किन में है? हैथॉन प्रयोग का सार जो है आपका ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इसकी नहीं है, याद रखिएगा। ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स है, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट है।
और भी है यहाँ, देख लीजिए। समूह साक्षात्कार भी था इसमें, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, रिले असेंबली टेस्ट रूम था और एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 66, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है मतांतर। हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशक के बीच भी यहाँ जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ती है, किसका कथन है? ये एमपी फॉलेट का कोट है। नेक्स्ट है ये किताबें हैं उनके रचनाकार, तो यहाँ देख लीजिए सही से। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन की रचना है। इकोलॉजी इकोलॉजी अप्रोच फेडरिक्स की है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक्स कॉन्फ्रेंस 1968 और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड विडनर का। क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ डायरेक्ट आंसर कि डाई थॉमस आर इनकी रचना अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है। जेम्स ई एंडरसन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और डॉट जो हेंडोबैंकन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन। मोहित भट्टाचार्य न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है? ये नेट का प्रश्न है, देख लीजिए नेट में कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो यह है आपका वुड्रो विल्सन का कोट है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध परवर्णी शब्द यानी पोस्ट कॉर्प किसने गढ़ा था? पोस्ट कॉर्प भी आपने क्वेश्चन दिखा, तो ये लूथर गुलिक और उर्विक का पोस्ट कॉर्प दिया गया है और पोस्ट कॉर्प का प्रत्येक अक्षर का ये मतलब है, ये भी नोट कर लीजिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? बेहद आसान, बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है लोक प्रशासन से। तो ये है आपका फेडरिक्स का। साथियों फिर से मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पूरा जो एमसीक्यूज है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बतौर मैराथन क्लास कह सकते हैं या पूरा उसका निचोड़ कह सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम, आगामी एग्जाम जो है पीजीटी हुआ या जीआईसी या यूकेपीएससी या झारखंड या बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थियरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो ये पहला ही गलत हो जाता है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो कि 1992 किसने लिखी? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ऑस्मान और गब्लेर का रचना है। 75 निम्नलिखित में से कौन से मैरी फॉलेट एमपी फॉलेट की उन्नत विचार हैं? एमपी फॉलेट के कौन कौन से उन्नत विचार हैं? एक तो है आपका रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, तो ये बी और डी होगा। रेंसिस लिंकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ है आपका शोषणकारी सत्तावादी, हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व और सहभागी। नेक्स्ट है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा जो है आपकी रेमो स्टोहम का है। यहाँ व्याख्या आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 कि निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट का केंद्र बिंदु है? तो निष्पादन बजट के जो केंद्र बिंदु
बिंदु हैं, ये चारों के चारों हैं, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? ये था सब सहारन अफ्रीकन के बारे में 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है आपका कि कभी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम में पूछ ले रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है और वर्तमान में देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा पहले से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह प्रतिस्थापित कर दिया गया है। किसने कहा कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है? ये व्याख्या पढ़ लीजिए। तो वैसे इसका राइट आंसर तो लूथर गुलिक है और बाकी व्याख्या आप देख लीजिए, लेकिन इसका जो आंसर था आयोग ने निरस्त कर दिया था। द एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखी? द एसेज ऑन सर्वप्रथम ये आपका मैक्स वेबर है, लेकिन आयोग ने इसको निरस्त कर दिया था। किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, लूथर गुलिक का कोट है। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये लूथर गुलिक की रचना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से आपके जुड़े हुए हैं एक तो कार्यात्मक अंगानुक्रम और समय और गति अध्ययन। यहाँ इसकी पूरी व्याख्या है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के दौरान निम्नलिखित तकनीकों का सहायक माना गया, जिसमें फंक्शनल फोरमैनशिप, द टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हेनरी फ्यूल ने किसका समर्थन किया था? हेनरी फ्यूल ने आपका आदर्शवादी कौशल का समर्थन किया। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन, सभी आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के जिम्मेदारियां उत्तरदायी हैं। तो डी 1 2 3 4। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस का अर्थ है क्या? तो सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शितापूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य। तो डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट है कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता है, विंसेंट डी गॉडे ने। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो किसने? पर्पज यानी प्रयोजन आधारित। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? नेतृत्व का जो गुणमूलक सिद्धांत है किसने दिया? तो ये दिया जस्टिस बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है, गुड गवर्नेंस का निचोड़ है? तो पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। नेक्स्ट है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो लोक निगम प्रकार का जो प्रशासन होता है वो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण आपका CPWD केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। नेक्स्ट है आपका कि जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था।
तो ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी। एसपी तो पुलिस प्रशासन के लिए होता है, लेकिन पुलिस, न्यायालय और जेल ये तीनों ही किस में आते हैं? डीएम या जिलाधिकारी के निर्देशन में। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया आपसे। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा किया गया। लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है क्या? तो लोक निगम जो उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आपसे पूछा जाता है ये है रे ए क्लियंस का। निम्नांकित में से किसी लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया? तो लोक चयन के सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन करने वाले विलियम निस्कोनन हुए। तार्किक चयन सिद्धांत मुख्य रूप से संबंध है, तो तार्किक चयन सिद्धांत संबंधित आपका वर्जीनिया स्कूल से। एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर पारित करवाना होता है? तो कम से कम 75 दिनों के अंतर्गत पारित करवाना होता है, ये व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 102, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होंगे आपके ब्रूनो रिच्ची, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पार्टी हित के प्रति पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही के कारण होता है? ये होता है संरक्षक नौकरशाही। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान नौकरशाही अधिनायकवाद के विचार से संबंधित है? जी ओ डोनल या गुलरेमो ओ डोनल। निम्नांकित में से किस विद्वान या विद्वानों ने गैर निर्णय लेने को शक्ति का दूसरा चेहरा कहा है? निम्नांकित में से किस विद्वान या विद्वानों ने गैर निर्णय लेने को शक्ति का दूसरा चेहरा कहा है? तो ये है आपके पी बचराक और एम बटाज। नेक्स्ट है कि निम्नांकित विचारकों में से किसने सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा? सुल्तानवाद शब्द गढ़ा किसने? दिए हैं आपके मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखिए कि हर्बर्ट साइमन के बाधित तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नांकित में से किस नीति उपागम को माना जाता है? तो ये चार्ल्स लिंडब्लॉम का इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल या प्रतिमान। निम्नांकित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है? यानी गुड गवर्नेंस के मूल सिद्धांत कौन कौन से? तो निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है नौकरशाही के कार्य हैं, तो नौकरशाही के कौन कौन से कार्य हैं? तो याद रखिए नौकरशाही के तो इसमें सभी कार्य होंगे, प्रशासन को अंजाम देना, नीति संबंधी सलाह देना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और हितों का स्पष्टीकरण और समूहीकरण करना। तो डी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितनी रिपोर्ट दी? बेहद महत्वपूर्ण, 15 रिपोर्ट दिया गया। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के प्राधिकरणों की पुनरावृत्ति की है? कितने प्रकार के प्राधिकरणों की पुनरावृत्ति की है? याद रखिएगा वो 3 प्रकार के प्राधिकरणों की पुनरावृत्ति करते हैं, जिसमें परंपरागत, करिश्माई और कानून विवेक सम्मत सत्ता की बात करते हैं। ये आपको मैच करना उपागम और उससे की विशेषता क्या है। तो पारिस्थितिकी उपागम की विशेषताएं एग्रीगेरिया इंडस्ट्रिया, निर्णय निर्माण, तथ्य मूल्य कथन, नौकरशाही, विधिक तर्कपूर्ण और समान व्यवस्था, नकारात्मक प्रतिसंवरण, नेगेटिव फीडबैक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? ये थे गुलिक। नेक्स्ट है कि ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उनके द्वारा निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण और क्षमता वर्धन की बात की गई, लेकिन कार्यसूची तय करने की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया, उन्हें सही क्रम में रखिए। ये क्वेश्चन नंबर
115 कि हेनरी फ्यूल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया, उनके सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम है आपका कि सबसे पहले नियोजन, संगठित करना, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। 116 कि निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? कौन से? तो ये होगा उदासीनता और अनधिकार। ये व्याख्या पढ़ लीजिए। 117 कि निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो ये यूएस में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है इसमें से? तो उच्चतर औद्योगिक दक्षता। ये मैच करना है, तो यहाँ मैच कीजिए कि एल्टन व्यूह किससे संबंधित है? मानव संबंध से। हेनरी फ्यूल संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी नौ लोक प्रबंध और डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध। उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता था? तो ये था आपका शासकीय नौकरशाही। ये देखिए फिर से ये मैच करना है, तो ये बर्नार्ड जो है चेस्टर बर्नार्ड कार्यकारी प्रकार्य फ्यूल प्रबंधन के सिद्धांत गोलिक संगठन के आधार और टेरी प्रत्यायोजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? कौन है ये नेट का पेपर है, तो ये है आपके एमपी फॉलेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से सही हैं? तो विकास प्रशासन किस बारे में सही है आपका? यह परिवर्तनमुखी होता है, इसका उद्देश्य सरल है, यह गतिक एवं लचीला है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, यह नए लक्ष्यों या कार्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही 1, 3, 4। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किक मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 2005 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए? कि वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? बेहद महत्वपूर्ण। भ्रष्टाचार के 27 तरीके कौन कौन से? इसकी पहचान करने वाला केंद्रीय सतर्कता आयोग हुआ। इसकी नियुक्ति स्थापना 1964 में हुई संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर। भारत में संयुक्त पारदर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? ये था द्वितीय वेतन आयोग। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत जो दृष्टिकोण है आपका, इससे संबंधित लूथर गोलिक है। और पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या है? कि देखिए जरूर याद रखिए, हमेशा याद रखिए, लूथर गोलिक के द्वारा दिया गया, और इस शब्द का अर्थ है पीसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। फिर आता है पोप का भी आता है, ठीक, जो कि फ्यूल का है ये। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कई बार तीसरी बार क्वेश्चन आया, तो विंसेंट डी गॉर्नी के द्वारा। निम्नलिखित में से मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो नौकरशाही का विशिष्ट गुण है आपका विधिक बौद्धिक सत्ता। भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन आयोग या समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? तो ये था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। ये देखिए नियंत्रण की अवधि से संबंधित पर्यवेक्षण है, पदानुक्रम उचित माध्यम के द्वारा प्रत्यायोजन प्राधिकार का प्रवाह है और नियंत्रण की एकता एकमात्र बॉस।
नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए, ये है आपका इसमें सभी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस के लाभ हैं? तो ई गवर्नेंस के लाभ कौन कौन से हैं? ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, सही है। इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, ये भी गलत है। इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती, ये भी गलत है। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, ये सत्य है। और इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है, ये सही नहीं। पहला, चौथा, पांचवा, ये कथन और कारण से संबंधित है, आप इसको देख लीजिए। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो आदेश की एकता के सिद्धांत से संबंधित अर्थ होता है कि अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है, IIPA। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है? तो MP फॉलेट ने। अगला प्रश्न देखिए कि ये मैच करना है आपको। तो व्यवहारात्मक पक्ष जो है, यानी व्यवहारवाद, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, नौकरशाही, विधिक विवेचित प्राधिकार, पारिस्थितिकीय, एग्रीगेरियन ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया और सामान्य प्रणाली, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन से नए लोक प्रबंधन की विशेषता है? नए लोक प्रबंधन की विशेषता तो होंगी प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान और प्रबंधन पर ध्यान, चार होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आबंडपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? बेहद महत्वपूर्ण ये आपकी आलोचना है, ऑप्शन डी। शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना हर्बर्ट साइमन इस रूप में करते हैं। भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी लवासना जो है कहाँ स्थित है? तो आपको पता है मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो प्रशिक्षण की विशेषता तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान है, तो डी होगा उपयुक्त सभी। प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? बेहद महत्वपूर्ण। तो प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती का जो उदाहरण मिलता है हमको प्रशा में मिलता है, प्रशिया में मिलता है। किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? ये कोट है बेहद महत्वपूर्ण, एल.डी. वाइट का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो अब्राहम मैस्लो का कोट है। हैथॉन प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं, यानी हैथॉन प्रयोग कब हुआ था? तो हैथॉन प्रयोग जो आपका हुआ 1920 के दशक के अंत में हुआ। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? थॉमस कार्लाइल ने कहा है महाद्वीपीय उपद्रव नौकरशाही को। नियंत्रण की एकता का क्या अर्थ है? नियंत्रण की एकता, यूनिटी ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे से एक अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मान्य कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो नौकरशाही क्या है? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा, सही है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है, ये भी सही है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये भी सही है। चारों कथन सही है, तो डी।
निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो कौन है ये? तो मैक्स वेबर। अगला प्रश्न कि विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया? यानी 4 पीज का आधार, तो 4 पेज का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। पर्पज क्या है 4 पेज का? प्रोसेस और पर्सन्स और प्लेस। कभी-कभी इनको क्रम से भी पूछ देता है। पहले क्या है? लूट पद्धति स्पॉइल सिस्टम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है संरक्षक नौकरशाही का। ये अमेरिका में पाया जाए। ये जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स के द्वारा शुरुआत की गई, जो कि 1829 लेकर 1883 तक रहा। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कि मुनि के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो मुनि के अनुसार संगठन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत वो है आपका पद सोपान यानी हायरार्की। अगला प्रश्न कि कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है? वह सरकारी विभाग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक आपके वुडरो विल्सन है। उनके एक पेपर उन्होंने लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो ये हैं ऑसबॉर्न और गैबलर। नेक्स्ट है किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी आईआरसी अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? ती था आपका 1887 में। ठीक, ये व्याख्या पढ़ लीजिए। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को हम कहते हैं कि पदोन्नति यानी प्रमोशन सिस्टम। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो ये मनोबल मोरल के माध्यम से। निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? मानव संबंध आंदोलन से क्या स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? तो था आपका व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है? प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है क्या? तो है मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन। स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? ते हैं हरमन फाइनर। किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? ये होता है मौखिक परीक्षा। एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो इसको बोलते हैं हम सेवाकालीन प्रशिक्षण। जो पहले से ही सेवारत कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं? व्यय और राजस्व यानी आय और व्यय दोनों बराबर है तो हम इसको संतुलित बजट या बैलेंस बजट बोलते हैं। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है किस नाम से? ये बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो है बंद प्रणाली। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है इसमें से? तो यह आपका समर्थन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को
लागू किया? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसको समझिए कि भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य द्वारा 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था, जबकि उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम स्थापित किया गया, पारित किया गया, किंतु लागू महाराष्ट्र के पश्चात किया गया। अतः उपयुक्त प्रश्न का विकल्प ए सही है। उल्लेखनीय है कि इस प्रश्न को उड़ीसा माना गया था, जो कि गलत है। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है मेज या लिखने की, डेस्क या मेज कहें। जो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो है, उसका अर्थ होता है फ्रांसीसी शब्द में या फ्रांसीसी भाषा में मेज या मेज लिखने की जो होता है डेस्क, उसको बोलते हैं। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो है प्रोन्नति, प्रमोशन। किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? ये ऑसबर्न के द्वारा किया गया। ऑसबर्न, यहाँ व्याख्या है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 3 चरण की आवश्यकता होती है। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है? चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो सबसे पहले भर्ती की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कर्मियों को दूर करता है? दोष और कमियों को दूर करता है कौन सा? तो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पदोन्नति का सर्वाधिक पुराना जो सिद्धांत है वो है आपका वरिष्ठता का सिद्धांत, सीनियरिटी थियरी जो होता है वो। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व होता है आपका संगठन। ठीक। स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो शारीरिक अवरोध की बात करते हैं, व्यक्तिगत बात करते हैं, भाषा संबंधी बात करते हैं, लेकिन तकनीकी संबंधित समस्या की बात नहीं करते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग एक अद्वितीय नवाचार है कहाँ का? तो ये है आपका यूएस यानी अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली का आईआरसी अद्वितीय नवाचार है। अगला प्रश्न देखिए, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, सही है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है, बिल्कुल नहीं। लोक नीति का उद्देश्य समाज की उसकी बेहतरी के लिए सु, सुसंगठित होना है, ये भी सही है। ए, बी और डी यानी ऑप्शन सी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित में से 4 रिपोर्टों को उनकी अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सा क्रम है? तो सबसे पहले आपका सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता। रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है किस पर? तो रिक्स का जो फ्यूज्ड मॉडल है किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार का आधिपत्य और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, यानी ECD। नौ लोक प्रशासन प्रबंधन, नौ लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? तो है निजी क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र और निष्पादन लक्ष्य। सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना ये नहीं है, ABC। नेक्स्ट है कि किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है? कौन? तो इसका राइट आंसर होगा कोन्स और ओ डोनेल। ये व्याख्या आप देख लीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप एकदम
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़रूर नोट करें। इसमें से एक ज़रूर प्रश्न आपसे ज़रूर आएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, कोई सा भी अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। आवश्यकताओं का पदानुक्रम हर्ज़बर्ग, 2 कारकों का सिद्धांत सॉरी सॉरी 2 कारकों के सिद्धांत हर्ज़बर्ग, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया, आवश्यकता सिद्धांत मैक्लेलन और एक्स-वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर। 2 ज़रूर याद रखिए, द्विकारक सिद्धांत और एक्स-वाई का सिद्धांत और आवश्यकता का पदानुक्रम, 3 ज़रूर याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन और उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? तो है आपका कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनो ब्रूक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनो ब्रूक, टुवर्ड्स अ मीनो ब्रूक 1971 मैरनी की पुस्तक है। किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? कौन था ये? तो ये थे आपके ड्वाइट वाल्डो। निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो निर्णय निर्माण का जो अनुक्रम है वो सबसे पहले उसमें क्या आता है कि समस्या की पहचान हो, फिर सूचना की खोज की जाए, फिर विकल्प की व्याख्या और विकल्प का चयन। ये कथन और कारण कि हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों को निरस्त कर दिया, सही है, क्योंकि वो इन्हें कहावतों की तरह कहा। ये भी कथन सही है, व्याख्या भी सही है। हर्बर्ट साइमन जो थे प्रशासनिक सिद्धांतों की मजाक उड़ाता, उनको क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब्स कहकर खिल्ली उड़ाते हैं या मुहावरे लोकोक्तियां कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। ये आपको मैच करना है, ठीक। तो यहाँ मैच है। पॉल एच एप्पलबी क्या कहते हैं कि मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और जॉन गॉस, एल डी वाइट और एम ई डिमॉ की पुस्तक द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एफ डब्ल्यू विलोबी जो है इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक जो है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन नौ इनमें से कौन 9 लोक प्रशासन के तथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संप्रेक्षित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, प्रवर्तन और ग्राहक केंद्रित। ये है फ्रैंक मैरनी। नेक्स्ट है आंतरिक संचार हो सकता है। आंतरिक संचार क्या हो सकता है? तो उधरगामी, अधोगामी और आर पार। निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग रखने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं? एप्पलबी और हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प, यानी सी डी। निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो क्या है? पंथ निरपेक्ष एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट ने इनमें से कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो एक तो आधिपत्य, समझौता और एकीकरण, यानी BABD। निम्न सेवाओं में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? निम्न सेवाओं में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और देखिए ये थोड़ा सा वन सेवा, ये पढ़ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, किंतु इन सेवाओं का सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने अभी तक IAS, IPS और IFS को अखिल भारतीय सेवा के रूप में अधिनियमित किया है। संविधान में उक्त किसी भी सेवा का उल्लेख नहीं किया गया है।
नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग आपका क्या है? आप बता दीजिए। नीति आयोग क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है। इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन-कौन सी हैं? कि व्यापार पब्लिक सॉरी कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, योजना एवं क्रियान्वयन में अलगाव और विविधात्मक खंडशः कार्य योजना। निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी की उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? किसने भविष्यवाणी की थी? ये किया गया था आपका वॉरेन बेनिस के द्वारा। व्याख्या देखिए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह यानी लोकपाल की पद की योग्यताएं आपसे पूछा गया है। यदि वह भारत भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति रह चुका हो, 10 वर्ष के अनुभव प्रशासक अथवा रह चुका, ये नहीं है इसमें, तो केवल ए बी सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो परंपरागत सिद्धांत कौन सा है? तो संगठन का परंपरागत सिद्धांत। ये मैच करना है आपको। तो अस्मिता का पहचान का संकट जो था 1948 से 70 के बीच, चुनौती का युग 38 से 47, प्रशासनिक सिद्धांत 27 से 37 और राजनीतिक प्रशासन विभाजकता 1887 से 1926 तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना अवकाश या प्लान हॉलिडेज से असंगत है? सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशेषताओं का प्रारंभ किया गया? इनका तो सावधानी, देखरेख और सतर्कता का, लाल फीताशाइनी। नेक्स्ट है 213 कि निम्नलिखित में से किस आयोगीय समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? ये था आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एआरसी। यहाँ व्याख्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द इंटेलेक्चुअल्स क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? ये है लोक चयन उपागम से। निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये समितियां हैं और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 13 कोठारी समिति 1964 और 66, 1964 और 66, सतीश चंद्र समिति 1989, योगेंद्र की अलग समिति 2000 और होता समिति 2002 और 4। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मैक्स वेबर को। नेक्स्ट है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और उसका क्षेत्र किससे संबंधित है उसकी रिपोर्टों से। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो तृतीय रिपोर्ट है वो संबंधित है संकट प्रबंधन, चतुर्थ रिपोर्ट प्रशासन में नैतिकता, पंचम रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था और छठा रिपोर्ट है स्थानीय प्रशासन से। नौकरशाही की बुराइयों से बचाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये है, आप देख सकते हैं। पदों का वर्गीकरण निम्न में से कुछ बिंदु पर आधारित होता है। किस पर? तो कर्तव्य पर और उत्तरदायित्व पर और आपकी अहर्ता पर, न कि पारिश्रमिक पर, यानी 1, 2, 4। निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर नहीं किया है? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कौन नहीं करता? हेनरी फ्योल। व्याख्या है यहाँ।
नेक्स्ट है, किसने नेतृत्व का सिद्धांत सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में नेतृत्व की वकालत कौन करता है? तो एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट है, ये कथन और कारण। निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है, कौन सा? तो यह समाज में प्रतियोगिता प्रेरित नहीं करता है, बल्कि करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पोस्ट कॉर्प शब्द को गढ़ा? देखिए, यही प्रश्न कितनी बार पूछा गया आपके विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में। तो पोस्ट कॉर्प शब्द को गढ़ने वाले जो थे आपके, वो थे आपके लूथर गुलिक। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान कहाँ है? तो ये आपको मसूरी में है। मसूरी में 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इनमें से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो निर्णय निर्माण से संबंधित आपके स्नाइडर हैं, ब्रंक है, बर्टन स्पेन, लेकिन मर्गनथाउ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रैंक मर्नी इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इनकी रचना नहीं है, बल्कि फ्रैंक मैरनी की कृति नहीं है, बल्कि यह किसकी है? ये ड्वाइट वाल्डो की कृति है। मैरनी की रचना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव है। ठीक, देख लीजिए। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह किसका कथन है? तो ये कुंज एवं कुंजू डैनियल का है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता, फ्योल, नियंत्रण का विस्तार, उर्विक, पदसोपान, मुने, प्रदत्तीकरण यानी डेलीगेशन, फेरल हैडी का संबंधित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीकरण के गुणों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है आपका, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो है कौन? राजनीतिक दृष्टिकोण। कि निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति, ये नहीं किया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो निर्देशों की बहुलता, बल्कि आदेश की एकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? तो सुशासन सुशासन यानी गुड गवर्नेंस में आपका कानून का शासन होता है, भ्रष्टाचार की समाप्ति होती है, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन होता है, नौकरशाही प्रशासन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नौ लोक प्रबंध की नहीं है? नौ लोक प्रबंध की विशेषता स्थानीयकरण, बाह्यकरण और विनो शहरीकरण और राजनीतिकरण इसका विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न देखिए, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक था? तो मार्टिन जीवंस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों होंगे, डी, ए और बी दोनों। अभिप्रेरण के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अभिप्रेरण के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। मनोबल की एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किससे संबंधित है? यह एल.डी. वाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रदत्त विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है? तो इससे नौकरशाही या प्रशासनिक विभाग की शक्ति में वृद्धि हुई है डेलीगेटेड पावर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? तो ये न्यायिक स्वायत्तता। इनमें से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक उत्तरदायित्व, लोक उत्तरदायित्व, ये तीनों ही है, लेकिन राजनीतिक निर्देशन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है?
औपचारिक सत्ता फ्यूल बात करते हैं। इनमें से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है। हर्बर्ट साइमन के जो डिसीजन मेकिंग है उसकी कौन सी विशेषता है? तो बुद्धिपरक वैज्ञानिक है वो। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है। प्रशासन के संगठन के यानी 4 पीज है, क्या नहीं? तो है आपकी उन्नति। लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा उपागम, फिर उसके बाद फिर कौन सा? तो सबसे पहले संस्थागत उपागम, व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम और लोकनीति उपागम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व, प्रशासकीय, कार्यात्मक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है? यह है जेम्स फेसलर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। नवीन लोक प्रशासन जो है सामाजिक साम्य को मान्य ठहराता है। आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है। पहला दूसरा दोनों चाहिए। केंद्रीकृत संरचनाओं का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं। विकेंद्रीकरण पर ध्यान देता है ये। मूल्य आधारित लक्ष्यों का समर्थन करता है, ये सत्य है। पहला दूसरा चौथा सही होगा। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन आपका क्या? नियोजन, प्लानिंग है। अगला प्रश्न देखिए कि किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? ये डिमॉक का कोट है, डिमॉक। ये मैच करना है। देखिए तो छागला आयोग किससे संबंधित है? 1962। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोरे समिति 1971, सरकारिया आयोग 1983। नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? तो बहवरवाद का। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित थी? तो अभी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो ये सर्वाधिक प्रचलित अमेरिका में थी। नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? नौकरशाही सभी सरकारों की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? तो ये हर्बर्ट मॉरिसन का कोट है। निम्नलिखित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो रमजे बर्निंग समिति। नेक्स्ट है, पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। यह कथन कहा गया है किस समिति के द्वारा? तो फुलटन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ये मैच करना है। तो छागला आयोग मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्यक्षेत्र से संबंधित है। गोरे समिति भारतीय पुलिस सेवा और सरकारी आयोग अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नति की सिफारिश की। तो सुरेंद्रनाथ समिति के द्वारा। आदेश की एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पूरक है? यह है सोपानिक संबंध। यह हायरार्किकल जो होता है वो। स्टाफ अभिकरण के क्या कार्य नहीं है? स्टाफ अभिकरण के क्या कार्य नहीं है? तो स्टाफ अभिकरण के जो मुख्यतः कार्य होते हैं गौण प्रकृति के होते हैं। ये निर्णय लेने, नीतियों के निर्माण करने, गृहपालक क्रियाएं संबंधी कार्य नहीं करते हैं। मुनि के अनुसार स्टाफ अभिकरण के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक सूचनात्मक, परामर्शी कार्य और पर्यवेक्षी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? डेलीगेशन की प्रक्रिया कौन सी नहीं है?
कर्तव्य सौंपना, सत्ता प्रदान करना, उत्तरदायित्व ये है, लेकिन संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी रिपोर्ट यानी हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? तो हनी रिपोर्ट 1967 में। जो नौकर जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तरदायी नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं अभिभावक नौकरशाही। ये नेक्स्ट है कि पोस्टकॉर्प सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो जो पोस्टकॉर्प है वो आपका लूथर गुलिक से संबंधित है। नेक्स्ट है एफ डब्ल्यू रिग्स क्यों फेमस है या क्यों प्रसिद्ध है? तो पारिस्थितिकी उपागम से संबंधित है एफ डब्ल्यू रिग्स। संगठन के आधार के रूप में 4 पी की विवेचना कौन करता है? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लूथर गुलिक करते हैं 4 पी पर्पज, प्रोसेस, प्लेस और पर्सन के रूप में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत फ्रेडरिक टेलर के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रादुर्भाव हुआ? प्रादुर्भाव किस देश में हुआ? तो सैन्य प्रशासन। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूत्र और स्टाफ का प्रादुर्भाव हुआ? तो सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की, अनुशंसा की? तो फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे की तरह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में शामिल नहीं है? मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है, पारंपरिक, चमत्कारिक और विधि। राजनीति की बात नहीं करता है वो। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हर्बर्ट साइमन का योगदान जो है आपका निर्णय निर्माण सिद्धांत में। सुशासन से क्या तात्पर्य है? गुड गवर्नेंस से क्या मतलब है? तो है कि जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार एवं समाज में सहयोग। तो डी होगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है पद सोपान को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। ये मुनियो रेले ने। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता? प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये एल डी वाइट का कोट है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के विकास के निम्न में से किस काल को संकट काल कहा जाता है? तो ये आपका चतुर्थ काल जो 1948 से 70 तक का है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एल डी वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। वुडरो विल्सन की रचना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। विलोबी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सही है। इनकी तीनों लोगों की तीनों रचनाएं हैं, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से संबंधित है, यह किसने कहा है? तो ये है एम ई डिमॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? ये पदसोपान। आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है क्या? तो ये आदेश की एकता उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। विकास प्रशासन संबंधित है किससे? तो ये तृतीय विश्व के राष्ट्रों से संबंधित है विकास प्रशासन। दोनों संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया है? तो ये डिमॉक ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थाओं के विलय का परिणाम थी? तो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो थी वो आईएएस स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है? भारतीय प्रशासन की विशेषता रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही और राजनीतिक तटस्थता है। ऑप्शन क्या है? डी, उपरोक्त सभी। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप में वर्णित किया है? तो ये लॉर्ड होवार्ड। निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत धूर्त प्रथा के रूप में हुई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? तो ये है रैमजे म्यो। नेक्स्ट है कि
कथन और कारण, इनमें से कौन सा जिलाधीश का कार्य प्रकार नहीं है, फंक्शन नहीं है? तो तकावी ऋणों की वसूली और भूमि अभिलेख का अनुरक्षण और राजस्व की वसूली ये जिलाधीश का प्रकार है, लेकिन न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 290, मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक कौन है? तो ये हैं आपके क्रोजियर और लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित व्यवस्थाओं लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनका होता है क्या? लोक सेवकों के क्रम का विज्ञापन निकाला जाता है, लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, फिर भर्ती होती है। ये मैच करना है। तो संथानम समिति आपकी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए आई। अशोक मेहता समिति पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था की बात करती है। कोठारी समिति नौ भर्ती की नीति और चयन के तरीके में, और फकलैंड समिति जो है ब्रिटिश सिविल सर्विस सर्विस का पुनर्संगठन करने से संबंधित है। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला जो पहला राज्य हुआ, महाराष्ट्र हुआ। कथन और कारण, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से किसे समझा गया है? कौन समझा गया है? ये हैं आपके मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये थे आपके कौन? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये कहाँ प्रारंभ की गई थी? स्वीडन में। नेक्स्ट है कथन और कारण, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ये मैच करना है। ओम्बुड्समैन का कार्यालय निम्नलिखित वर्षों इन देशों में, स्वीडन में 1809, फिनलैंड में 1919, न्यूजीलैंड में 1962 और यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में 1967। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। गृह सचिव A.N. वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ को लेकर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? ये था केरल। किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? तो R.K. मटन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? ये थी आपकी मास्टरमैन समिति। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन सा है? तो संरक्षक नौकरशाही का जो पारंपरिक देश है वो है आपका USA। निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा था? तो ये थे डोनाल्ड किंग्सले। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? तो प्रश्रय दाता नौकरशाही। निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? तो यह है संगठनवाद। सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपके कुंजू डैनियल। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आदेश की एकता फ्यूल से संबंधित है, नियंत्रण का विस्तार उर्विक और पदसुपान मोने और पद्धतिकरण फरल हैडी संबंधित नहीं है। फिर दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में किया गया। मैच कीजिए। विशिष्टीकरण किससे संबंधित है? कार्यालयी दक्षता। जो विशिष्टीकरण है कार्यालयी कर्तव्य स्थिर नियम, एकीकरण, अधिकारियों का पदसुपान, पूर्व कथनात्मकता, नियमों का समूह और संगठनात्मक स्मृति फाइल्स का उपयोग। लोक नीति निर्माण
का कौन सा प्रतिरूप ये कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? तो ये है आपका बुद्धि संबंधित प्रतिरूप। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? तो ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप प्रतिरूप है आपका लोकपाल और लोकायुक्त। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है कौन? तो ये राज्य चुनाव आयोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की पदों की स्थापना की सिफारिश की गई किसके द्वारा? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। निम्न में से वर्तमान उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? ये छोड़ दीजिए। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो ये 1968 में। नेक्स्ट है कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो लोकपाल है। यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फूलती फलती है। बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये है रेमजेम्योर। यह किसने कहा था कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही व सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर संगठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? यह है कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आता है संस्थागत उपागम, व्यवहार उपागम, व्यवस्था उपागम और लोक नीति उपागम लास्ट में। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकी तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? तो याद रखिएगा ये हेनरी फ्यूल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और लूथर उडविक सभी का कोट है। तो इसमें डी होगा। ये व्याख्या देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? तो थुंगन समिति जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने विसल ब्लोरों के संरक्षण की सिफारिश की है? तो ये थे दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकारों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? ये लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमस और हेनरी फ्यूल सबका है। तो डी होगा, ए बी सी डी। लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीतिक शासन द्विभाजकता का युग कहा जाता है? तो प्रथम चरण 1887 से 1926 को। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की व्यक्ति और लागत में कटौती, तीन होंगे। संगठनात्मक केंद्रीकरण शामिल नहीं है। ए बी सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव संबंध सिद्धांत में स्वीक्लियर क्या है? तो इसमें वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। ये मैच करना है आपको। प्रूवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हर्बर्ट साइमन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम मार्क्स। निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है? तो ये वोल्डोवास्की ने। निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का सृजन करता है? तो है आपके पीटर ए फिर। व्याख्या देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स की नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या होगा? तो
उसमें 4 स्तरों की बात करता है। सबसे पहले वो अभिभावक की बात करता है, फिर जातिगत, फिर संरक्षण और योग्यता। तो ऑप्शन ए, डी, सी, बी, ए। ये कथन और कारण से संबंधित है। ई शासन क्या है? तो ई शासन आपका है लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें कम समय की बचत होती है, इसमें समय की बचत होती है और अनुक्रियात्मक है। चारों होगा। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है तो सैनिक शासन का। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? पारिस्थितिक उपागम का पूर्ववर्ती व्यवस्था उपागम है। ये मैच करना है। तो परंपरागत सिद्धांत से संबंधित हेनरी फ्योल, मानव संबंध एल्टन म्यो, निर्णय निर्माण हर्बर्ट साइमन और लोक वर्ण सिद्धांत बी ऑर्नस्टॉम। 346 जो है आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक या प्रबंधक की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। किसने किसने की? तो फ्योल, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी की एक उदाहरण है? सहायक एजेंसी की उदाहरण है कौन? ये है आपका लोक निर्माण विभाग, PWD। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? ये होगा आपका संरक्षण नौकरशाही। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। कथन कारण निम्नलिखित में से वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की थी? तो इसमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके कौन है? MP फॉलेट हुए, फिर विलोबी, फिर रॉबर्ट हल, फिर FW रिग्स। निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4 Ps का फॉर्मूला दिया? तो 4 Ps को याद रखिए, उसकी मतलब भी याद रखा कीजिए कि ये इसमें क्या है? पर्पज है, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ये गुलिक के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? ये विडनर का कोट है। उच्च पद पर प्रोन्नति में शामिल क्या है? तो देखिए, पद में परिवर्तन, वेतन परिवर्तन, कर्तव्य में परिवर्तन और उत्तरदायित्व। डी होगा सभी ABCD। उच्च पद पर प्रोन्नति में सभी शामिल होते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो है वेरिफिकेशन या प्रमाणीकरण। नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो नीतियों का बचाव करना लाइन एजेंसी का कार्य है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? तो ये आपका संबंधित है औपचारिक सत्ता हेनरी फ्योल से। औपचारिक सत्ता हेनरी फ्योल से संबंधित है, सी। निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं करती है? तो ये क्रोजियर का कोट है। नेक्स्ट है, ये मैच करना है। नौकरशाही का सिद्धांत जो है विवेक संगत संगठन है, शास्त्रीय संगठन, प्रशासकीय प्रक्रिया, व्यवस्था सिद्धांत, पर्यावरणीय बोध और व्यवहारवाद, स्व प्रत्यक्षीकरण। निम्नांकित में से किसने कहा है कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है? तो ये जेम्स फेसलर का कोट है। निम्नांकित में से किसने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत कर दिया था? तो ये काम किया था आपका हर्बर्ट साइमन के द्वारा। मैक्स वेबर ने कितने
संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है तो करता है 3 प्रकार के, ठीक, परंपरागत, चमत्कारिक और विवेकपूर्ण या विधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? तो लाइन आइटम बजट प्रणाली। 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो वुड्रो विल्सन है। पदसोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया? तो हेनरी फ्यूड ने, गैंगप्लैंक। नेक्स्ट है कि हैथॉन प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? हैथॉन प्रयोग किसके नेतृत्व में? एल्टन म्यू के नेतृत्व में 1924 से लेकर 32 तक। इसे रोग जांच पद्धति भी बोलते हैं, क्लिनिकल टेस्ट सिस्टम भी। किसने पदसोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो ये थे आपके मुनि और रिले महोदय। नेक्स्ट है असिस्टेंट समिति प्रतिवेदन संबंधित है किससे? जो असिस्टेंट समिति का रिपोर्ट है वो प्रशिक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? तो है संविधानवाद। नेक्स्ट है निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये उदाहरण है आपकी नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है ये कथन और कारण। परिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं सदी के किस देश में गढ़ा गया? तो फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? तो है आपका प्रभावी प्राधिकरण पदसोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता के वर्ग से संबंधित होता है। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक है? तो नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक आप कौन है? टॉलकट पार्सन, रोजियर प्रिस्टली। तो डी होगा ABCD। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानते हैं परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? यह है आपका कौन सा? अभिभावक नौकरशाही। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो है नियोजन, प्लानिंग। प्रदत्त विधान की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो नौकरशाही की। निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है क्या? तो बुद्धिपरक वैज्ञानिक है ये। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया है या परिभाषित किया है? तो यह MP फॉलेट। 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? इसलिए उभरा ताकि उपनिवेशित तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए। तो ये था आपका लोक प्रशासन से संबंधित लगभग 383 क्वेश्चंस। ठीक, ये आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व किया बस रिवाइज किए हैं। बतौर मैं स्टार्टिंग में कहा था रिवीजन है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग भारतीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।